आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पे छाया हुआ है और आपको बताकर खुशी है कि टाटा हैरियर के पेट्रोल इंजन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से माइलेज ज़्यादा मिलती है। अब ये है नया पेट्रोल इंजन, अब इसका माइलेज टेस्ट ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। इनफैक्ट आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि गाड़ी चलने में कैसी है, जो नए फीचर्स आए हैं, बहुत सारे फीचर्स आए हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और कैसे आप किसी भी गाड़ी में ज़्यादा माइलेज पा सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। टैंक टू टैंक रहने वाला है। ट्रिप ए रहेगा हमारा पूरी जर्नी का, और ट्रिप बी रहेगा हमारा जैसे अगर हम सिर्फ हाईवे कर रहे हैं तब, और अगर सिर्फ सिटी कर रहे हैं तब। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन रखें ताकि आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लग जाए। कोशिश करेंगे जितना टाइम गाड़ी है अच्छे से चलाते रहे और आपसे मैक्सिमम किलोमीटर चला के माइलेज टेस्ट लेकर आए। बाय द वे फॉलो कर लो, बिकॉज इसका कंपैरिजन विद द न्यूली लॉन्च्ड हेक्टर और XV7 एक्सो बहुत जल्दी आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। अब आज का हमारा मोटिव कोई ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालनी है, लेकिन हमारा मोटिव ये ज़रूर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के रास्ते कवर कर सकें। मैसिव बड़े हाईवेज जिसे हम एक्सप्रेसवेज भी कहते हैं, छोटे हाईवे जिस पर ट्रैफिक नहीं मिलता, और सिटीज़ भी जैसे हम दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे 30-40 किलोमीटर, वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस आपके लिए दिल्ली के ट्रैफिक में फंसेंगे ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। फर्स्ट ऑफ दिस। सेकेंड, ये जो नया इंजन है ये सिर्फ एक नया ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ पेट्रोल की ऑप्शन मिल गई। ब्रांड ने दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया है कि देर से ज़रूर दे रहे हैं ये इंजन पेट्रोल हैरियर में, लेकिन बढ़िया इंजन दे रहे हैं। बढ़िया से मेरा क्या मतलब है वो सब आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हैरियर में सिर्फ इंजन ही नया नहीं है, फीचर्स भी बहुत सारे नए हैं, जिसमें ऑफकोर्स ये नया क्रिम्सन जो आपको रेड कलर जो ऑफर कर रही है कंपनी वो तो है ही है। उसके अलावा अंदर भी आपको ऑयस्टर वाला जो थीम दी जाती है वाइट कलर की, ये बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को तो शुरू से ही वैसे रेड बाहर हो और अंदर लाइट बेस थीम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे को तो ऑलरेडी जो XUV है अभी वो इसी कलर की है और वो इसीलिए पसंद भी आती है। बट एनीवेज माय पॉइंट इज़ कि फीचर्स में नया क्या है। डैश कैम आपको इंटीग्रेटेड मिल गया। फ्रंट वाले कैमरा, रियर वाले कैमरा के लिए आपको प्रॉपर वॉशर की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप उन्हें साफ़ भी कर सकते हो खुद। सिर्फ वही नॉर्मल जैसे आगे का वाइपर यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करो, पानी के लिए वॉशर जेट यूज़ करो, वो आपका कैमरा भी साफ़ करेगा। एंड सेम गोज़ फॉर द रियर कैमरा एज वेल। अब अगर हम काउंट करें कैमरास के तो 7 कैमरा हो गए हैं इस गाड़ी में, जिसमें ADAS का कैमरा भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है, फ्रंट कैमरा फॉर डैश कैम, रियर कैमरा फॉर जो हमारे उस पर आता है ना शार्क फिन एंटीना पे कैमरा, वो भी ऑफर किया जाता है। अब जो ये रियर कैमरा है वो एक और फंक्शन काम करता है, दैट इज डिजिटल IRVM, यानी कि दो स्क्रीन तो मिलती तीसरी स्क्रीन भी ऐड हो गई। और इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है आप टच स्क्रीन देख रहे हो ये ज़्यादा बड़ी भी है, और सैमसंग की QLED स्क्रीन आई थी, वर्ल्ड फर्स्ट। तो मतलब जो ब्रांड यूज़ कर रहा है आइस इंजन में तो वर्ल्ड फर्स्ट हो गया। इससे पहले उन्होंने हैरी रीवी में ये वाली स्क्रीन यूज़ करी थी। बट आई थिंक मेजर फीचर्स तो ये ऐड हुए हैं। USB Type-C पोर्ट्स तो हैं ही हैं, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत कंपनी ने ऐड करी है, बट ये मेजर में करता हूँ मैं। और स्क्रीन के साथ ऑब्वियसली वो फीचर्स जो है वो भी ऐड हो गए हैं, जिसमें Amazon Alexa एटसेट्रा वो सब आ गया। 50 किलोमीटर का अपडेट, 16.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये दिखा रहा है। हाईवे प्योर अभी हम चल रहे हैं, मेंटेनिंग अराउंड 70-80 के आसपास की स्पीड, एंड बीच बीच में 90-100 कर रहे हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा तेज़ भी हो रहे हैं ताकि पावर भी अच्छे से टेस्ट होती रहे। बट 16.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, मेरा ओपिनियन इट्स अ गुड माइलेज कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस व्हीकल, साइज ऑफ द इंजन एंड एवरीथिंग, स्पेशली द पावर, क्योंकि एक टर्बो इंजन है। तो आगे देखते हैं कि जब हम फ्यूल भराएंगे थोड़े और किलोमीटर चलाने के बाद तो एग्जैक्टली माइलेज कितनी आती है। ठीक है, अब पहले तो मैंने अपनी सीट हाइट को थोड़ा सा नीचे करा है ताकि आपको मेरा फोरहेड व्यू नहीं, आपको मेरा आई लेवल देखने को मिले। कैमरा क्योंकि सिर पे लगता है, बट थोड़ा फनी ज़रूर लगता है ऐसे कैमरा लगा के। बट आप लोगों की डिमांड थी कि POV रिव्यूज़ भी थोड़े थोड़े किया करो, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो POV में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वो होने वाला है एक ADAS और विजिबिलिटी। सबसे पहले विजिबिलिटी। IRVM डिजिटल हो गया तो इसका डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिला है कि जैसे मैं इस पर प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं कि कैमरे से जो व्यू आ रहा है वो शुरू हो जाता है, विच इज़ नाइस। हालांकि क्वालिटी इज़ गुड, बट अभी धूप बहुत ज़्यादा तो ओवर ब्राइट चीज़ें लगती है, जिसको आप सेटिंग्स में से जो है वो चेंज भी कर सकते हो।
ये मैंने सेटिंग, आई थिंक सेटिंग्स रुक के करेंगी। व्यू जो है उसे भी आप चेंज कर पाएंगे। QR कोड आ जाता है, स्नैप आ जाती है कि मैं फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया तो फ़ोटो टेकन सक्सेसफुली। जूम करना है कर सकता हूँ, लॉक करना है कर सकता हूँ। जैसे जूम किया तो देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा जूम और अनजूम हो जाता है, बेसिकली वाइड हो जाता है। लॉक भी कर सकता हूँ, फाइल लॉक सक्सेसफुली, तो इस फाइल को भी डिलीट नहीं करेगा। बट एनीवेज वापस आते हैं। द पॉइंट इज़ कि ये जो डैश कैम है दिस कम्स विद 64 GB ऑफ मेमोरी कार्ड ऊपर लगा हुआ। और ध्यान रखिए कि इसके नीचे थोड़े बटन्स दिए हुए हैं, ये बटन नहीं है, मैं इसको कुछ करूँगा कुछ नहीं होगा, इसके नीचे दिया गया उसको करूँगा तो ये वापस मिरर में कन्वर्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है आपको मिरर ज़्यादा कंफर्टेबल लगते होंगे क्योंकि आदत उसकी है, बट दिस इज़ एक्चुअली अ गुड फीचर। कई बार होता है पीछे लोग बैठे हैं या आपने सामान इतना ज़्यादा भर लिया है कि आपको विजिबिलिटी नहीं हो रही मिरर की वजह से, तो आप ये पूरा का पूरा डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स जो है आई थिंक वो रुक कर चेंज होती होंगी, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज गाड़ी की सेटिंग्स भी वैसे ही चेंज करता सेफ रहता है। अभी के लिए इसे मिरर में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, या आपको ऐसे ही रहना है। चलो अब नया फीचर है तो उसको ऐसे दिखाते हैं कैसे आ रहा है। जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा क्लोज लगेंगी चीज़ें तो मैं उस अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन ले पाऊँगा। बट अब आती है विजिबिलिटी फ्रंट की। SUV है तो डेफिनेटली आपको हैरियर की विजिबिलिटी तो अच्छी मिलती जहाँ पर प्रॉपर लेफ्ट और राइट साइड विजिबिलिटी 100% मिले। फिर आते हैं ORVMs, चंकी बिग ORVMs। ADAS के रियर फीचर्स के साथ भी आते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आएगा, तो उसका भी एक एडवांटेज मिलता है। जैसे कि सपोज पीछे कोई व्हीकल हो, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट साइड करके दिखाऊंगा ताकि कैमरे पे अच्छे से कवर हो जाए, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट मिरर पे ध्यान देंगे तो अभी एक लाइट ऑन हो जाएगी, वो बताएगा कि पीछे मेरे एक व्हीकल है। तो दिस इज़ हाउ दिस फीचर वर्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हो या आपको लेन चेंज करनी है, कई बार ब्लाइंड स्पॉट पे दिखता नहीं है। दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फीचर। जब छोटा सा सिंबल देख पा रहे होगे, अभी लाइट ऑन हुई थी ऑरेंज कलर की, आप चाहते हैं दोबारा लाइट ऑन करी जाए, बिल्कुल करी जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो जाती है। ADAS के जितने भी रियर वाले ADAS वाली गाड़ियाँ होती हैं उन सब में ये फीचर अवेलेबल है। ग्रेट फीचर टू हैव, काफ़ी ईजी हो जाता है, पता रहता है कोई ओवरटेक करने लगा है। और सपोज आप लेन चेंज करना चाहते हैं, आपने इंडिकेटर दिया तो ये वाली जो ऑरेंज लाइट है ये बल्कि ब्लिंक करने लग जाती है कि भाई ध्यान दो, पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, ध्यान से आप लेन चेंज करना। अब ये सेफ्टी का बहुत बड़ा फीचर हो जाता है, बिकॉज आपकी गाड़ी को और आपके पैसेंजर्स, आपकी फैमिली जो गाड़ी बैठे उसे तो ये सेफ करे ही करे, दूसरी गाड़ी में जिसमें ये फीचर है भी नहीं उसके साथ ये एक्सीडेंट नहीं होगा ना आपका, तो वो भी तो सेफ है इस चक्कर में। तो फीचर आपकी गाड़ी का, लेकिन रोड पे आसपास जितने लोग हैं वो सब सेफ। ओके, IRVM की विजिबिलिटी वो भी बढ़िया मिल जाती है, काफ़ी चंकी है, बड़ी गाड़ी का पूरा व्यू आता है। दो और नए फीचर्स के साथ जो आता है वो आते हैं कि जब मैं रिवर्स करूँगा गाड़ी को तो ORVM ऑटोमेटिकली ऐसे डिप हो जाते हैं ताकि क्लोज चीज़ें मेरे को दिखा सके, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको मैं मेमोरी फंक्शन के साथ सेट कर सकता हूँ, ORVMs को भी, रिवर्स में भी, दोनों में। अगर मैं नॉर्मल चला रहा हूँ तब भी और रिवर्स में भी। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी फंक्शन मैंने अपनी सीट सेट करी एंड मेमोरी फंक्शन मेरा 1 है, मेरी वाइफ का 2 है और सपोज मेरे फादर का 3 है। उसको मैंने सेट कर लिया एक बार, जिसमें मैंने सीट एडजस्ट करी, ORVM एडजस्ट करा और रिवर्स पे एडजस्ट कर लिया, तो वो 1 पे सेव हो गया। अब बाद में जब मैं बैठा हूँ मैं सिर्फ 1 दबाऊंगा तो सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी, ORVM मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे, और जब मैं रिवर्स करूँगा गाड़ी को तब वो रिवर्स भी मेरे अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट फीचर। और जैसे ही सपोज कोई और बैठा, पापा ने आके गाड़ी चलानी है, पापा बैठे सिर्फ 3 दबाएंगे तो सीट और ORVM दोनों एडजस्ट हो जाएंगे साथ के साथ ही। अगेन अ वेरी वेरी गुड फीचर। चलो अब गाड़ी के ADAS लेवल को समझते हैं। ADAS लेवल 2 आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में रेडार है, ऑल ओवर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं जो सारे फीचर्स काम करें। ब्लाइंड स्पॉट ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। लेन कीप असिस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट हो जाता है 2 रीजंस की वजह से। एक तो लोगों को गाड़ी चलानी समझ आती है कि भाई लेन में गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरी, आपकी लेन में रहने से एक सिस्टमेटिक वे से गाड़ियाँ चल रही हैं तो हाईवेज पर ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम होता है। और लेन कीप असिस्ट में ये गाड़ी कितना अच्छे से काम कर रही है उसके हमने क्लिप्स आपके लिए यहाँ पर लगाता रहूँगा, क्योंकि जब अभी मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि तभी वो लेन आ जाए और आपको पता लगे। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, उसके बारे में बात करूँ तो देखो वो तो इमरजेंसी में होनी चाहिए, ना ही टेस्ट करनी पड़े कभी तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको भी कभी ज़रूरत ना पड़े है और आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाए। बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में एक छोटी सी, सॉरी, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये बस जोर से ब्रेक लगा देता है। सपोज आपने सोचा कि इस बस ने ब्रेक लगाई, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जोर से ब्रेक ना लगाऊं, मैं ऐसे लेफ्ट करके फटाफट निकल जाऊं आगे, ऐसे करके बचा लूं, ऐसे स्लिप करके निकल जाऊं।
लेकिन एडास ये चीज़ नहीं कर सकता, उसने तो जोर से ब्रेक ही लगानी है, तो उस केस में हो सकता है कि पिछली गाड़ी मेरे में आके बजे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का डिस्टेंस थोड़ा आराम से रखें, यूज़ करना है नहीं करना, ऑफ करना है आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ग्रेट फीचर, सेट करो एक स्पीड, उसमें मेंटेन रहो, अगली गाड़ी के हिसाब से उसे फॉलो करता रहता है। ज़्यादा मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। लेकिन हैरियर के साथ जो मुझे फीचर और अच्छा लगा वो है इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट। अब वो इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट क्या करता है, अपने कैमरा से और मैप्स के डेटा से इस रोड की जो एक स्पीड लिमिट है उसको नोट करता है। जैसे यहाँ है, अब गूगल मैप्स को नहीं पता कि इसकी स्पीड लिमिट कितनी है, लेकिन मेरी गाड़ी को पता है। क्यों? क्योंकि पीछे जो साइन आया था उसको इसने ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन से इसके एडीएस कैमरा ने रीड किया और यहाँ 70 किलोमीटर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं सामने 50 आ गया, हालांकि वो प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन उसने भी इसको पढ़ लिया है और 50 की वार्निंग यहाँ सामने आ गई कि 50 कर लो भाई, आपकी स्पीड अभी 60 है, कहीं से चलान ना आपका हो जाए। तो ब्लिंक कर रहा है 50 वाला, अगर आपको दिख रहा होगा। हालांकि इधर नहीं है, क्योंकि गूगल को नहीं पता जो टाटा को पता है गूगल को नहीं पता जो हैरियर को पता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका जो ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन है वो आपकी हेल्प करता है। अब इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट क्या होता है, वो स्पीड को कम भी करता है। अगर आपने वो फीचर ऑन रखा है तो धीरे धीरे ये स्पीड को थोड़ा कम करने की कोशिश भी करेगा और आपको बढ़ाने नहीं देगा। ओवरराइड कर सकते हो उसको, बहुत ईजी है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये असिस्ट करता है कि आपको ना करना पड़े। सो दिस इज हाउ ऑल दीज फीचर्स वर्क। आपको ये फीचर कैसा लगा एडीएस का, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, बट चलो अब आपको, मेरे को पता है इंजन के बारे में बेसिकली जानना है। हम ऑलरेडी इसे 60-70 किलोमीटर्स चला चुके हैं, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जिसमें एक बात तो कहनी पड़ेगी, इंजन रिफाइंड बहुत है। ये बहुत ऐसे लगता है कि टाटा के लिए जब मैं बोल रहा हूँ ना इंजन रिफाइंड है, थोड़ा सा खुद को लगता है कि अच्छा सच्ची क्योंकि अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि टाटा की बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होती है, इंजन बेस्ट इन द सेगमेंट रिफाइनमेंट पॉइंट से नहीं होते, पावर पॉइंट से होते हैं, ऑप्शन से होते हैं डेफिनेटली, बट रिफाइनमेंट से नहीं होते थे। अब मैं थे ही बोलूँगा, बिकॉज सियारा में भी जो ये इंजन है, हैरियर में सियारा थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इंजन वही है लेकिन जो उसकी ट्यूनिंग है, जो उसकी कैलिब्रेशन है वो काफ़ी डिफरेंट रखी गई है ताकि इस तरह की बड़ी एसयूवी को वो ज़्यादा अच्छे से केटर कर पाए। बट वही है कि मेरे को कह के बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली एक बहुत बढ़िया रिफाइंड इंजन है। दिस इज द बेस्ट इंजन टाटा की तरफ से, द हाइप्रोन 1.5 160 PS जो है वो जनरेट करता था सियारा में, बट हैरियर में करता है 170 PS। टॉर्क भी बढ़कर 280 हो गई है, यानी कि 25 Nm टॉर्क जो है वो इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन में ये कैसी है। देखो 0 to 100 अभी हमने नहीं किया, अभी करेंगे तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आरपीएम कैसे काम कर रही है इसकी। टाटा मोटर्स ने ना इंजन पे माइलेज को भी बहुत पॉइंट दिया कि यार हमें सिर्फ पावर नहीं देनी, हम इसे माइलेज ओरिएंटेड इंजन बनाएंगे। और इस सेगमेंट का क्या, इस 1.5 सेगमेंट लीटर का, सिर्फ एसयूवी सेगमेंट नहीं बोल रहा, कि सबसे ज़्यादा रिफाइंड माइलेज वाला इंजन बनाएंगे। उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया। अब इस इंजन की ट्यूनिंग कैसे है मैं बताता हूँ कि जब आप 1500, 1700, 2000 आरपीएम तक हो तब ये बड़े प्यार से चलता है, साइलेंट स्मूथ, ताकि आपको बहुत बढ़िया माइलेज मिल सके। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलता है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी है जो कि सियारा में नहीं है बाय द वे। मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलती है। आज हम मैनुअल नहीं चला रहे, उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी हम पहले इंजन रिफाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना, फ्यूल एफिशिएंसी। तो माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2000 आरपीएम के नीचे नहीं, बड़ा स्मूथ सिंपल सा आराम से चलने वाला साइलेंट किलर ये इंजन आपको मिल जाता है। इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से पावर टॉर्क बिल्कुल बैलेंस रखती है। लेकिन सपोज अब आपको ओवरटेक करना है तो आप पैडल शिफ्टर्स तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन जैसे ही आप पैडल पे प्रेस रखोगे, अभी हम एक करके चीज़ आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा ये वाले हाईवे पे ना मैंने देखा ट्रक्स ज़्यादा है तो हम उसको अकॉर्डिंगली चला पा रहे हैं, बट शुक्र है आज फॉग नहीं है, तो दैट्स अ गुड पॉइंट। सी हमने ओवरटेक करना है, रेस दी, 1-1.5 सेकंड का थोड़ा सा हल्का सा टर्बो पेट्रोल लैग है। उसके बाद लेकिन जो ये खींचती है 3000 आरपीएम के ऊपर, द टॉर्क फील्स वेरी नाइस, डिलीवरी बहुत 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 बढ़िया रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं इसका रीज़न क्या है। कंपनी ने डिले, ऐसा नहीं कि इंजन में कोई फॉल्ट है, ये डिले जान के रखा है ताकि थोड़े थोड़े जो हम, कई बार हमारा फुट तेज़ हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो एकदम से रेस ना दे दे, जर्की फील ना करे, और उससे क्योंकि ना माइलेज इफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। सो दे हैव टू मेक श्योर कि माइलेज भी आपको बढ़िया मिले, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये एक है कि थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा वो हल्का सा लेट आता है कंपैरेटिवली। ये मैं इस बारे में फील कर पाया हूँ कि ये डेलिबरेट डिले है, जानबूझ के किया गया है ताकि थोड़े से पेडल से ही ना एकदम से आपको वो टॉर्क ज़्यादा, जो हम थ्रस्ट है या ग्रंट जिसको बोलते हैं ना,
जो डीजल में होता है। देखो वो वाला तो ऑब्वियसली इसमें नहीं मिल रहा, पेट्रोल इंजन भी है, कैपेसिटी भी कम है, पेट्रोल इंजन की जो ओवरऑल साइंस होती है, फिजिक्स होती है, वो डिफरेंट होती है। ज़्यादा मेरे को ना टेक्निकल नॉलेज में नहीं पढ़ना, आपको गाड़ी लेने से मतलब है, तो मैं उसको सिंपल सा बता दूँ आपको कि यू आर गोइंग टू लव दिस इंजन फॉर द फ्यूल एफिशिएंसी एंड फॉर द टॉर्क इट हैज़। बैलेंस अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। जब टॉर्क चाहिए होती है तब आपको मिले, कैसे मिले, दो रीज़न। इंस्टेंट चाहिए तो गियर शिफ्ट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आपको टॉर्क मिल जाती है। पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल करो, स्पोर्ट्स मोड का इस्तेमाल करो, ज़्यादा जल्दी आपको पावर मिलेगी। अभी तो हम इको और सिटी मोड पे गाड़ी को चला रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड पे जैसे ही शिफ्ट करूँगा तो ये थोड़ा और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ऑब्वियसली उससे कंपैरेटिवली माइलेज कम हो जाएगी, लेकिन आई थिंक वही है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो ना। आपको चाहिए यार मेरे को माइलेज चाहिए, इको मोड पे स्विच करो। अभी मैंने इकोनॉमी ड्राइव पे किया, हाईवे पे आराम से ड्राइव करो। सिटी मोड पे जब करोगे तब आपको बैलेंस मिल जाता है। सिटी मोड पे इकोनॉमी मोड मत रखना, उससे आप ज़्यादा रेस देने लग जाओगे कि यार मेरे को चाहिए और आ नहीं रही कंपैरेटिवली। इको मोड इज़ फॉर दी हाईवेज, नॉर्मल मोड जिसे हम बोलते हैं, और इसमें तो सिटी ही लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो सिटी के लिए होता है। सिटी में इकोनॉमी मोड मत चलाना, उसमें कंपैरेटिवली बल्कि कम माइलेज आएगी आपकी। सिटी में सिटी ही चलाना, हाईवे पे इकोनॉमी, एंड व्हेनेवर यू रिक्वायर अ स्पोर्ट्स मोड वेदर इन सिटी और हाईवे, यूज द स्पोर्ट्स मोड जब भी आपको चाहिए। बट स्पोर्ट मोड से ऑब्वियसली एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है, तो आई फील दैट वो नाइस, बहुत टॉकी इंजन हो जाता है स्पोर्ट्स मोड में, तो मतलब मज़ा आता है गाड़ी को चला के, एक फन टू ड्राइव एलिमेंट मिल जाता है, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस इंजन फॉर श्योर। मतलब 130 पे कब चले गए पता भी नहीं लगा हाईवे दिस। हालांकि ये वाला जो हाईवे है दिस इज नॉट फॉर 130, सो आई एम गोइंग टू स्लो इट डाउन, आराम से ही चलाते हैं। बट इंजन एक्चुअल में अच्छा है। मतलब मुझे पहले मन में आता ना कि यार जब इतनी बड़ी गाड़ी है तो 1.5 लीटर कम तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम इसे हेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो हेक्टर हैज़ अ 143 एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, बट व्हेन इट कम्स टू हैरियर आपको 170 पीएस की पावर एंड 280 न्यूटन मीटर्स टॉर्क मिल जाती है, और उसकी डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो दिस इंजन इज गोइंग टू चेंज द गेम फॉर टाटा मोटर्स फॉर श्योर। सियारा में तो ऑब्वियसली वो करेगा अच्छा खासा। हैरियर में भी जब इतनी देर से वेट कर रहे थे पेट्रोल इंजन का, फाइनली आ गया है। बट मैं हमेशा वही कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, परफेक्ट बैठता है यहाँ पर, क्योंकि ये इंजन एक्चुअल में इतना अच्छा है। हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही बैठी। हाईवे पूरा किया 100 किलोमीटर्स पे, और तभी से सिटी शुरू हो गई। तो हाईवे पे ऑब्वियसली थोड़ा तेज चलाया, एसी पूरा चला, 2 लोग बैठे, सामान है थोड़ा सा, 15 किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज आई जो दिखाई। अभी हम पेट्रोल भराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि रिम टू रिम कितनी माइलेज आ रही है। बट अब हम सिटी शुरू कर लिया, सिटी में ट्रिप बी को हमने सेट कर दिया है 0, एंड थोड़ा सिर्फ सिटी में, गंदे रास्ते में, ट्रैफिक में, बार बार रेड लाइट पे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सब कवर करेंगे थोड़े किलोमीटर्स के लिए, बिकॉज टाटा से फ़ोन आ गया कि भाई गाड़ी ले आओ वापस दे दो अब। तो इसको करते करते हम वहाँ चलते हैं और सिटी का एक्सपीरियंस आपको देते हैं, और फिर पेट्रोल भरा के चेक करेंगे कि एक्चुअल माइलेज कितनी आई। ठीक है। कुछ ही इंजन हैं जो मेरे फेवरेट हो जाते हैं, दैट इज़ DDDS, IVTEX, ठीक है, और CRD है जो 1.5 कोरियंस यूज़ करते हैं, दैट्स अ ग्रेट इंजन। एंड फिर अब ये 1.5 हाइब्रियन इंजन सियारा और हैरियर के लिए, सफारी के लिए भी ऑब्वियसली। सफारी में कंपैरेटिवली आपको जो माइलेज है थोड़ी सी कम और थोड़ी सी एक्सप्रेशन कम हो जाती है, बिकॉज उसमें वेट ज़्यादा है, गाड़ी का साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, उसका थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। बट उसके अलावा जो परफॉर्मेंस और वो सब है, मतलब मज़ा उसमें भी आपको पूरा आएगा। जो पर्सन हैरियर और सफारी सेम डे चला रहा है, दोनों गाड़ियाँ चला रहा है, वही थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसे जज कर पाएगा। अगर आप सिर्फ सफारी चला रहे हो, सिर्फ हैरियर चला रहे हो, तो आपको डिफरेंस फील भी नहीं होगा, इतना इतना कम डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अब इंजन तो हो गया, हैंडलिंग, सस्पेंशन, उसका क्या, क्योंकि हैरियर डीजल में बड़ा इंजन था, ऑफ कोर्स डीजल है, वेट का फ़र्क होता है, पेट्रोल में कंपैरेटिवली वेट कम है, तो क्या कुछ उससे फ़र्क आया। कंपनी ने सस्पेंशन वगैरह में भी ऑब्वियसली काम किया है, ट्यूनिंग वगैरह के ऊपर काम किया है। अब वेट कम होने की वजह से भी एक्सप्रेशन अच्छी मिल रही है, दैट्स एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सस्पेंशन वाइज ऑब्वियसली थोड़ी सी स्टिफर साइड पे रखी गई है, दिस इज़ वेरी नॉट वेरी सॉफ्ट। जैसे महिंद्रा XUV 9S है, MG हेक्टर है, इवन XUV 700, नॉट 7XO, वो तो अभी चला ही नहीं, 700, वो भी ना थोड़ी सी इससे सॉफ्टर साइड पे है। 9S तो थोड़ी ज़्यादा ही झूलती है, हमने उसकी वीडियो में भी बात करी थी, ये वैसा नहीं करती। दिस इज़ वेरी स्टेबल ऑन दी हाईवेज, मज़ा आता है गाड़ी को चला के, स्टेबल है। सिटीज़ में आपको थोड़ी सी लग सकती है कि यार खड्डे मेरे को अंदर आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन नॉइस आ रही है अंदर, बट वो आई थिंक इतनी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी गाड़ी भी चला रहे हो तो वो थोड़ा सा एविडेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, स्टीयरिंग।
स्टीयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है हैरियर का शुरू से ही, अब भी बहुत सही, कोई चेंज नहीं है बट अच्छा है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। हाईवे पे पूरा अच्छा स्टेबल हो जाता है, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। एंड सिटीज में इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, लगेगा ही नहीं कि आप हैरियर चला रहे हो, यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग एन एल्ट्रोस। सो दिस इज हाउ इट कंपेयर्स इट विद अदर कार्स, ऑफ कोर्स टाटा के साथ भी। बट यार देखो अल्टीमेटली घूम फिर के ना बात वहीं आ जाती है कि कंपनी ने, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। अब आप बताओ कहाँ इंप्रूवमेंट कंपनी को और करनी चाहिए आपके हिसाब से, आप टाटा मोटर्स के कस्टमर होके, या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या फीडबैक है, आप प्लीज़ शेयर करो। मैं तो कई बार कर चुका हूँ, इस बार आपकी सुनते आपका टाटा मोटर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप वैसे जनरली भी बता सकते हो कि और किस कंपनी के साथ रहा है, नीचे कमेंट करो। आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट। मज़ा आएगा मुझे आपके बारे में जान के, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे ट्रिप्स करते हो एंड ऑल। मतलब अपनी ऑडियंस को जान के ना बहुत खुशी होती है, पता लगता है, कनेक्टेड फील करता हूँ मैं काफ़ी। जब इस इंजन को मैं बार बार रिफाइंड बोल रहा हूँ ना, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये इंजन ऑन होता है आपको फील भी नहीं होता, अंदर तो छोड़ो बाहर भी आपको आवाज़ नहीं आती। सुबह मतलब मेरे को हाथ लगा के चेक करना पड़ा था, अच्छा इंजन ऑन है, जब मैं गाड़ी में सामान रख रहा था। इतना रिफाइंड इंजन है 4 सिलेंडर यूनिट पे, मुझे नहीं लगता कि 1.5 लीटर में इतना बढ़िया काम किसी और कंपनी ने कभी किया है। और क्योंकि सिर्फ इंजन की बात नहीं होती, इंसुलेशन की बात भी होती है। ब्रांड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हमें पूरे पॉइंटर्स भी दिए कि ये काम हमने किया। तो मैं आपके लिए भी लिस्ट लगा देता हूँ कि कंपनी ने इसकी इंसुलेशन के लिए, कि एनवीएच को कंट्रोल करने के लिए, नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस को कंट्रोल करने के लिए कितना बढ़िया इस पर काम किया है। ग्रेट जॉब टाटा मोटर्स, ग्रेट जॉब। अनफॉर्चुनेटली अभी हम मैनुअल वेरिएंट नहीं चला रहे, वो मुझे लगता है कि शायद कंपनी टॉप वेरिएंट में मैनुअल ऑप्शन देने का नहीं सोच रहे, इसीलिए उन्होंने आज हमारे लिए मैनुअल ड्राइव ऑप्शन अवेलेबल नहीं कराई, ऑटोमेटिक ही चला रहे हैं। दिस इज़ द 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और ये कमाल का टॉर्क कन्वर्टर है। गियर चेंज ऑब्वियसली डीसीडी के कंपैरेटिवली फील होते हैं कि नहीं, हाँ थोड़ा सा अप हुआ, ये डाउन हुआ, बट काफ़ी स्मूथ है। एएमटी के साथ मत कंपेयर करना इसे गलती से भी, या सीवीटी के साथ भी दिस इज़ मच बेटर। टॉर्क कन्वर्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं, टॉर्क अच्छी आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लस एक एक्सपीरियंस भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं। अब वो टॉर्क कन्वर्टर कहाँ से लिया है, कौन सा है, किस तरीके की उसकी कैलिब्रेशन है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस और माइलेज का क्या रेशो सेट रहेगा। बट डेफिनेटली ये तो कहना सही होगा कि हैरियर में माइलेज के ऊपर काफ़ी ध्यान दिए। मैनुअल में डेफिनेटली मुझे लगता है माइलेज ज़्यादा गाड़ी अच्छी दे पाएगी, बट जो ऑटोमेटिक का सुख है वो तो ऑटोमेटिक का सुख ही है ना। बस आप अपनी ड्राइविंग कैलकुलेशन ज़रूर चेक करें कि आपको कितनी ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी किलोमीटर चलती है गाड़ी, आपको ऑटोमेटिक चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या आपका मैनुअल से काम चलता है। तो मैनुअल में माइलेज भी ज़्यादा आएगी, मैनुअल में पावर भी आपको टॉर्क ज़्यादा अच्छी से मिल पाएगी, क्योंकि आप कभी भी शिफ्ट डाउन करके टॉर्क ले सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। एंड तीसरा, आपके जो वो 1.5-2 लाख रुपए बचेगा मैनुअल ऑटोमेटिक के डिफरेंस के, वो भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको कि यार मेरे इतने पैसे बच गए। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि गाड़ी की माइलेज बढ़ा कैसे सकते हैं वो भी बताऊंगा, तो वो सुन लो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइट फुट, बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है, बस लोग फॉलो नहीं कर पाते। लाइट फुट का मतलब ये होता है कि एक्सीलरेटर पेडल पे आप जो आपका पैर है उसे ना जोर से एक्सीलरेट करे, ना जोर से ब्रेक लगाए, अपने पैर को आराम से स्मूथली काम करे। पैर थकता भी कंपैरेटिवली कम है और माइलेज आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है इन एनी कार। इट्स नॉट अबाउट हैरियर पेट्रोल, इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैरियर डीजल, इट्स अबाउट ऑल द कार्स, चाहे ईवी ही क्यों ना हो। सो लाइट फुट रखने से आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। एक तो आप रैश और एग्रेसिव गाड़ी नहीं चला रहे, माइलेज अच्छी मिलती है, प्लस 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 इंजन की लाइफ भी थोड़ी बेटर रहती है। अब आप देखो, आप अगर कहीं खड़े हो, ठीक है, आप एकदम से भागने लग जाओ, एकदम से रुक जाओ, तो आपके जूते भी घिसेंगे, ठीक है, आप थकोगे भी ज़्यादा। अब ठीक है, आपने एकदम से तेज भाग के, एकदम से तेज ब्रेक लगा के 100 मीटर का डिस्टेंस सपोज 10 सेकंड में कवर कर लिया, लेकिन आप थक कितनी जल्दी गए। अब अगर आपको डिस्टेंस ही 500 मीटर में भागना है, तो आप उतनी ही स्पीड से नहीं भाग पाओगे ना फिर। तो आप धीरे धीरे शुरू करोगे और 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक स्मूथ टाइम लोगे और उसमें बहुत ज़्यादा थकोगे भी नहीं। सेम गोज फॉर द इंजन, एकदम से रेस मत दो, एकदम से ब्रेक मत लगाओ, इंजन को प्यार से चलाओ, बढ़िया चलाओ, लाइट फुट रखो, माइलेज ही माइलेज मिलेगी आपको। दूसरी चीज़ एसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16 डिग्री 18 डिग्री नहीं, 23-24 इज़ अ परफेक्टली फाइन। आपको अगर लगता है कि आप गर्मी में बहुत आए हो, एकदम से 18 कर दोगे तो गाड़ी आपकी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, इट्स ग्रेट फॉर यू। नहीं मेरे दोस्त, पहले तो जब आप बाहर गर्मी से आते हो, उस सिचुएशन में आपकी बॉडी गर्म है,
आपको पूरा मतलब हीट निकल रही है आपकी बॉडी से भी, बाहर भी स्किन पूरी बर्न हो रही है उस टाइम पे, एकदम से ठंडी हवा लगेगी तो बीमार भी हो सकते हो। फर्स्ट। सेकंड, कंप्रेसर पे जोर पड़ता है, इंजन ज़्यादा फ्यूल लेता है, कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब होगा, फिल्टर भी जल्दी ख़राब होगा, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, एंड अगेन पेट्रोल ज़्यादा लगेगा तो आपकी माइलेज भी कंपैरेटिवली कम आएगी। अल्टीमेटली आपकी बॉडी को एक अच्छा टेम्परेचर जो चाहिए होता है दैट इज़ 24 डिग्री सेल्सियस, एंड ये 24 इतना प्यारा नंबर है कि आपकी बॉडी को तो पसंद है ही है, ये दुनिया के सारे एसीज को भी पसंद है, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और ज़्यादा फ्यूल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब वो घर पे एसी चलाते हैं तब भी कम लगता है। सो विच इज़ वाई 24 डिग्री सेल्सियस इज़ दी परफेक्ट टेम्परेचर। आपको ज़्यादा लग रहा है ना, आप फ़ैन तेज़ करो ताकि आपको हवा ज़्यादा लगे। जब हम कहीं पे बैठे हैं, कुछ एसी नहीं है वहाँ पर, तो हमारे पास कोई नोटबुक भी होती है तो हम उसको ऐसे से करते हैं तो फैन से ही कितना फ़र्क पड़ जाता है, चाहे वो हवा गर्म ही क्यों ना लगे। और 24 डिग्री इज़ नॉट अ हॉट एयर, आपको वो ठंडी ही लगेगी। तो 24, 25, 23 के आसपास रखो नॉर्मल, चाहे फैन स्पीड तेज़ कर लो, टेम्परेचर ऐसे 18, 16 करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बोलोगे मुझे बाद में। तीसरी चीज़ आ जाती है रूल्स को फॉलो करो। अब उसमें माइलेज का क्या ले देना वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम रूल्स फॉलो करते हैं गाड़ी में, चाहे गाड़ी को लेन में रखना हो, चाहे एक मेंटेन स्पीड करनी हो, हमेशा आपका एक अटेंटिवनेस ज़्यादा रहती है, तो उस अकॉर्डिंगली आप माइलेज भी ज़्यादा निकाल पाते हो। आपको पता है कि मेरे को गियर कब चेंज करने हैं, मेरे को गियर की रिक्वायरमेंट किस तरीके से रह रही है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, इसकी वजह से भी आपकी ओवरऑल ड्राइविंग बिहेवियर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चेक करेंगे कि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग स्कोर ऑन द क्लस्टर, मतलब जो कंपनी का डेटा पूरा इकट्ठा होता है कि आपने गाड़ी कैसे चलाई, वो भी आपका बेटर आएगा। अगर आप रैश ड्राइविंग करोगे या अच्छे से गाड़ी नहीं चलाओगे, रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तो आपका ऑब्वियसली वो स्कोर भी कम होगा, तो अगेन माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तीन चीज़ें क्लियर है किसी भी गाड़ी, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, अच्छी माइलेज के लिए। गॉट इट। नई हैरियर पेट्रोल में सिर्फ इंजन ही नया नहीं है, इसमें फीचर्स भी नए हैं। जैसे ये नया कलर देखो, कैसा लग रहा है आपको बताओ। ये फ्रंट कैमरा अब वॉशर के साथ भी आता है, तो अगर कभी कैमरा गंदा हो जाए, वॉशर इनेबल करो और ये साफ हो जाए। रियर कैमरे के साथ भी कोई पार्शियलिटी नहीं, इसे भी प्रॉपर वॉशर मिले। ये जो IRVM है ये अब डिजिटल हो गया है, यानी कि रियर तो दिखाई दिखाए, अगर आप इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट का व्यू भी दिखाता है और स्प्लिट स्क्रीन भी दिखाता है। मेमोरी कार्ड में स्टोरेज सारी रहती है इसकी, और इस QR कोड को स्कैन करके अपने फोन पे भी एक्सेस कर पाओगे फाइल्स को। फ्रंट की जो फुटेज दिखाई वो इस कैमरा से थी, ये है हैरियर का इनबिल्ट डैश कैम। IRVM की रियर कैमरा की फुटेज ये वाला कैमरा देता है। इंटीरियर का कलर भी अब और प्रीमियम लगे, वो भी इस वुडन फिनिशिंग के साथ। स्क्रीन भी अपग्रेड हो गई, 14.5 इंचेस की सैमसंग की QLED डिस्प्ले। ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे वायरलेस मिले, रेसिंग भी यहीं पे, यानी कि गेम्स भी यहीं कर सकते हो। अलेक्सा भी है, AQA भी, आर्केड स्टोर भी है, JBL के स्पीकर्स के साथ साथ अब ये गाड़ी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आती है, यानी कि म्यूजिक एक्सपीरियंस अल्टीमेट। हैरियर और सफारी में कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है। एक तो ब्लैक कंसोल है क्योंकि ये डार्क एडिशन जो हमें दिया गया है, उसके अलावा 19 इंचेस के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स है। नो डाउट अलॉय व्हील्स सफारी के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एज कम्पेयर टू हैरियर। बाकी रेड इंटीरियर आपको कंप्लीट मिल जाता है, डार्क एडिशन की बैजिंग मिलेगी, बॉस मोड ऑन द को ड्राइवर सीट है वो ऑफर किया जाता है। उसके अलावा तो ऑब्वियसली 6-7 सीट का जो डिफरेंस है और ओवरऑल लेंथ का, बाकी यही है जो हैरियर और सफारी का डिफरेंस है। और फाइनली हमारा टेस्ट हुआ कंप्लीट। सिर्फ सिटी में हमने चलाया इसके अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर, माइलेज है 8.9, लगभग 9 किलोमीटर पर लीटर की। लेकिन मेरे को ही पता है ये 10 किलोमीटर ना बहुत कम होते हैं सिटी में एक्चुअल माइलेज टेस्ट करने के लिए, बट क्या करें, ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा था, 1 घंटा लग गया हमें सिर्फ 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए। हाईवे पे हमने कितना बढ़िया कर लिया था, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर 100 किलोमीटर पूरे किए थे, और वहाँ पर माइलेज आई थी 15 किलोमीटर पर लीटर। अब जब फ्यूल भरा लिया, नंबर्स आपके सामने, लेकिन माइलेज आई है 13.6 या 13.4 किलोमीटर्स पर लीटर की, जिसका मतलब ये है कि हाईवे और सिटी मिक्स रखें जब आप, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिटी में 10 के आसपास मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। और हाईवेज की बात करें तो आप लेके चलो कि यार मेरे को 15 से लेके 17 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन माई ड्राइविंग। तो ये है इसका माइलेज टेस्ट का रिजल्ट जो हमने किया। आई नो
इसको और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से करने के लिए, मैं सर ज़्यादा किलोमीटर भी चलाएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इंटेंसिव रेंज टेस्ट या इंटेंसिव माइलेज टेस्ट इस गाड़ी का जल्दी आ जाएगा। आज समय इतना ही था कि हम इतना ही कर पाए। बट ओवरऑल कंक्लूजन ऑन दी टाटा हैरियर पेट्रोल, इंजन पावरफुल है, बढ़िया माइलेज है साइज़ के हिसाब से, स्पेशली हाईवेज पे। सिटीज़ वाली थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन आप फिर से कैलकुलेट ज़रूर करो कि क्या आपको माइलेज से उतना फ़र्क पड़ता है, बिकॉज 1 या 2 या मैक्स 3 किलोमीटर पर लीटर से फ्यूल का कितना ही डिफरेंस आता है, स्पेशली जब आपकी रनिंग ही दिन की 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। बहुत रनिंग है तो डेफिनेटली डीजल आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत अच्छा इंजन वो भी है। बट अब पेट्रोल में नए फीचर्स आ गए आज की डेट में, यानी कि आज है 15th ऑफ दिसंबर 16th ऑफ दिसंबर, जब मुझे नहीं पता कि डीजल में भी ये नए फीचर्स सारे आएंगे या नहीं। बस आ जाने चाहिए, वैसे आ जाने चाहिए, होना तो चाहिए, ना देखे तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो डीजल में भी नए वाले फीचर्स होंगे तो डीजल लेना ऑप्शन बेटर रहेगा। प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इसकी प्राइसिंग कितनी रखी जाएगी। जब अभी हम इसे शूट कर रहे हैं तब अभी प्राइस हमें नहीं पता। और पेट्रोल इंजन रिफाइंड है, ये तो 10 on 10 है, अच्छी बात है। पावरफुल है, ये भी अच्छी बात है। बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड होने के साथ साथ मुझे लग रहा है माइलेज भी ठीक दे रहा है, बिकॉज गाड़ी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे ज़्यादा माइलेज होती तो और अच्छा लगता, बट अब क्या कर सकते हैं। बट आपको क्या लगता है रिगार्डिंग द हैरियर, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। द पेट्रोल वन एंड द न्यू फीचर्स, द न्यू कलर, क्योंकि जो माइलेज ज़्यादा दिखाई गई वो इससे काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो टेस्ट अगर अलग से करेंगे तो देखते हैं कितनी माइलेज आती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।